जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए तो आज की इस वीडियो में आप ऐसा मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस मॉडल पेपर में हम लोग तीनों विषय देखेंगे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद रीजनिंग के, उसके बाद मैथ के। सभी के सभी क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल के होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए आरपीएफ में तो इस पूरी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम होना चाहिए परीक्षा से पहले पहले। तो परीक्षा से अगर पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको देखिएगा और सभी प्रश्नों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करके अपने एग्जाम को क्रैक करिएगा। तो क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा कि जो खजुराहो की गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। तो खजुराहो की गुफाओं की अगर बात करें तो ये तो साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद, यानी कि जामा मस्जिद कहाँ है। ये आपकी जो दिल्ली की जामा मस्जिद है इसको किसने बनवाया था, इसको शाहजहां ने बनवाया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिनका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की अगर बात करें, देखिए अब बहुत सारे लोग चंद्रगुप्त प्रथम लगा देते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम नहीं थे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक, ये आपके श्रीगुप्त थे, आपको मालूम होना चाहिए। जिनका आंसर ए है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बायोडीजल निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो अगर इसकी बात करें तो ये जेट्रोफा से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ए के साथ जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाला यात्री कौन था, तो ये साथियों हेन सोंग थे इनका नाम था। और ये किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, बात आपको मालूम होना चाहिए। शरीर के आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अवशेषण करने वाली तकनीक यानी कि इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये साथियों सिर्फ और सिर्फ इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडोस्कोपी किस सिद्धांत से आधारित, तो आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आधारित है। और इंडोस्कोपी की अगर बात करें तो ये आपकी शरीर के आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली की एक तकनीक है। उसके बाद भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन का है, तो ये साथियों ऊष्मीय ऊर्जा उत्पादन का हिस्सा है, आपको बात ये मालूम होना चाहिए। आंसर आपका वी के साथ। अमजद अली खां की अगर बात करें तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, बताइए। तो ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, आपको याद होना है जो सरोद वाद्य यंत्र से ये आपके संबंधित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। टीवी कंट्रोल यूनिट निम्न में से किसे टीवी के संचालन के लिए प्रयोग करता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो आंसर आपका जो जाएगा अवरक्त तरंगों के साथ जाएगा और जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, ये साथियों आपसे बहुत एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये आपका छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आपके मध्य स्थित है। आंसर आपका वी के साथ। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है और डब्ल्यू के प्रवर्तक कौन है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर डब्ल्यू के आविष्कारक आपसे पूछे जाए तो आपको टिम बर्नर्स-ली बताना है, अगर प्रवर्तक पूछे जाए तब भी आपको टिम बर्नर्स-ली बताना है। दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति की अगर बात करें तो दोनों व्यक्ति कौन थे, ये टिम बर्नर्स-ली ही थे। तो यानी कि यहाँ आविष्कारक भी थे और प्रवर्तक भी यही थे। तो डब्ल्यू के जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको आपको बताना है, वर्ल्ड वाइड वेब आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से थे, तो ये आपके मौर्य वंश थे। आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपकी स्टार्ट हुई थी, आपको याद रखना है। आंसर आपका सी के साथ। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है, तो साथियों आयन मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लट्ठमार्ग होली का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है, तो ये कहाँ पर किया जाता है, ये बरसाना में किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए।
उसके बाद देखिए प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है बताइए। देखिए प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है बहुत लंबी लंबी दूरियों को मापने के लिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ की सूर्य की मुख पे दूरी मापना है तो प्रकाश वर्ष का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ ये दूरी की इकाई है, यानी कि आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र की अगर बात की गई है तो 2100 कैलोरी से अगर कोई कम लेता है तो उसको क्या बात करें तो उसको हम लोग मानते हैं गरीबी नीचे रेखा से नीचे हैं, और ये योजना आयोग के अनुसार कहा गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य क्या है। सूर्य क्या है? तारा है, ग्रह है, धूमकेतु है या नक्षत्र है। तो अगर बात करें सूर्य एक तारा है, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए हर छोटे से बड़ा या जैसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है सब कुछ आपको करवाया जाएगा, यानी कि आरपीएफ की कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी। अगर बात करें आज से आप तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर मिल जाएगी लिंक, वहां पर भी आप लोग जाकर प्लेलिस्ट वगैरह को विजिट कर लेना। तो वहां पर आपकी जो क्लासेस की लिंक है वहां पर आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं वाकई में इस बार भर्ती लेना, सिलेक्शन पाना, तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपने हर एक कंटेंट को आप देख लेते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल रहा है आरपीएफ से रिलेटिव कंटेंट, वो आपको देखना होगा और सिलेक्शन आपका बहुत ईजिली हो जाएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये नाम दिया गया था, मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो इनका नाम क्या था, उनका नाम नागेंद्र सिंह था। और ये कौन थे, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश करने वाले पहले भारतीय थे। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जाएगा, पूरी संभावना है। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई, तो अगर बात करें यहाँ पर साथियों दुर्गापुर इस्पात कारखाना, तो इसकी भी स्थापना यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। उसके बाद भिलाई इस्पात कारखाने की बात और राउरकेला जो इस्पात कारखाना, इस तीनों की जो है शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू में की गई थी। इसलिए आंसर डी के साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि ये आपका बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है, तो किस मानसून के द्वारा होती है, ये आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए मौरी जाति कहाँ पर पाई जाती है, ये आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। राइट आंसर बी के साथ, न्यूजीलैंड में। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है, ये बताइए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी कि जिला अधिकारी होते हैं, यानी कि डीएम होते हैं, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो ये साथियों आपको बताना है कि इनका निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। किसका निर्माण होता है, तो स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बगदाद किस देश की राजधानी, अगर बात करें इराक की राजधानी है तो इराक की राजधानी बगदाद है, और ईरान की मजदारी तेहरान है, और सीरिया की राजधानी तमिश है, और तुर्की की राजधानी आपकी अंकारा है। ये 4 देशों की राजधानी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत का शेक्सपियर किसे बोला जाता है, तो इसको यहाँ पर कालिदास को बोला जाता है, भारत का शेक्सपियर। राइट आंसर ए के साथ। उसके बाद देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। लेकिन अगर ऑप्शन में श्रीहरिकोटा ना है तो आप आंध्र प्रदेश तो अवश्य आएगा। तो कुल मिला के आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। उसके बाद देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क की स्थापना कब की गई थी, तो सार्क की स्थापना कब की गई थी, 1985 ईस्वी में की गई थी सार्क की स्थापना, जिनका भी आंसर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि राष्ट्रीय मानव अधिकार के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन को। तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, आप लोग याद रखेंगे, ये आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए जीटीएसटी परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं, ये क्वेश्चन देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है।
पूछा जा रहा है जीएसटी परिषद के सदस्य निम्न में से कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन हो सकते हैं तो केंद्रीय राजस्व मंत्री जो होते हैं और जो राज्यों के वित्त मंत्री है ये भी होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं होते। तो कुल मिला के ए और बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए नोटबंदी का उद्देश्य क्या था, नोटबंदी ये क्यों की गई थी बताइए। देखिए अगर बात करें यहाँ पर जितना भी काला धन है या अर्थव्यवस्था में वो सामने आना जो है सामने आकर मालूम पड़ जाना कि इतना काला धन है, यानी कि काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा को लाना या नकली मुद्रा पर रोक लगाना बिल्कुल साथियों, और आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना ये भी साथियों एक बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगर बात करें यहाँ पर बहुत बड़े लोगों के पास बहुत लाखों करोड़ों अरबों नोट होंगे जो नकली थे, और क्या अर्थव्यवस्था में वो बहुत धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं, बहुत धड़ल्ले से। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर एक इंसान के पास 10 करोड़ रुपए है नकली मुद्रा, तो अब वो उसका क्या करेगा, अब वो उसको क्या करेगा, क्योंकि वो नोट अब बंद हो गए तो अब आप उसको मार्केट में भी नहीं दे सकता, और मार्केट में देकर कोई चीज़ ले ले क्योंकि वो बंद हो गए, और वो बैंक में भी नहीं दे सकता। अगर बैंक में देगा तो उसकी वहाँ पर पकड़ हो जाएगी, तब वो ये इतने 10 करोड़ नोट जो थे उसके एक रद्दी नोट हो गए, यानी कि कागज़ का टुकड़ा हो गया। यानी कि जिसको नुकसान हुआ उनकी अगर बात करें, उनको नुकसान जो हुआ जिन लोगों ने नकली नोट बड़े पैमाने पर बनवाए थे, गरीब आदमी को नहीं नुकसान हुआ। गरीब आदमी का जितने पैसे थे वो आपका चला का बैंक में, उसके बदले उसको जो है दूसरे मिल गए और वो उसके अकाउंट में आ गए। तो नुकसान कुल मिला के किसको हुआ, जिनके पास नकली नोट थे बहुत बड़ी मात्रा में। तो कह सकते हैं काले धन को अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा में लाना किसका उद्देश्य था, नकली मुद्रा पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था, और आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना भी इसका उद्देश्य था। तो इसका आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश में सलमा बांध की स्थापना की है, तो ये अफगानिस्तान की अगर बात करें तो ये भारत का पड़ोसी देश है, और अफगानिस्तान में ही सलमा बांध की स्थापना की गई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस भू वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, यानी मोहनजोदड़ो की अगर बात करें ये किसके द्वारा, किस वैज्ञानिक के द्वारा ये खोज की गई थी, नाम आपको मालूम होना चाहिए, राखाल दास बनर्जी इनका नाम है, और इन्होंने ही मोहनजोदड़ो की स्थापना की खोज की थी। आंसर आपका बी के साथ। साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी बताइए, तो किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। आपको याद रखना है साबरमती में सत्याग्रह की महात्मा गांधी जी ने की थी स्थापना। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है बताइए। गणगौर की अगर बात करें ये आपका राजस्थान में होता है। कहाँ पर होता है ये लोक नृत्य, राजस्थान में होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आंसर आपका सी के साथ। नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो नागार्जुन की अगर बात करें तो ये आपकी कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों यहाँ तक आपने अगर सफर तय कर लिया है तो मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को देख कर जाइएगा, और मेरा ऐसा मानना है कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्जाम में। तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक किसमें से है, तो यानी कि कौन सा नाटक अगर बात करें इसके रचयिता हर्षवर्धन है, तो यहाँ पर रत्नावली आप लोग याद रखेंगे। रत्नावली नाटक के लेखक कौन है, ये हर्षवर्धन है। उसके बाद देखिए सहनामा के लेखक कौन है, तो सहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है बताइए। तो अगर बात करें साथियों ये 65 वर्ष की आयु तक का होता है, या 6 वर्ष की आयु अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 62 वर्ष का नहीं होता है। कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए परमाणु बम की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है बताइए। तो यहाँ पर परमाणु बम की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑटो हॉर्न ने की थी। आपको याद रखना है ऑटो हॉर्न के द्वारा परमाणु बम की खोज की गई, इसलिए राइट आंसर की अगर बात करें आंसर एक के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया था बताइए। तो ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा, केपलर के द्वारा किया गया था, ये आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर की अगर बात करते हैं ऑप्शन बी के साथ आपका जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में
पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों देखिए, यहाँ पर अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन कौन से तत्वों की बात की गई है? आर्सेनिक बिल्कुल, फ्लोराइड और यूरेनियम, यानी कि तीनों तत्व की अगर बात करें, भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषण के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मंजूरी आवश्यक होती है? तो यहाँ पर डीएम की, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक होती है, आपको याद रखना है। इनमें से कौन संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं? तो किसकी बात चल रही है? यहाँ पर महान्यायवादी की बात चल रही है। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि आरडीएक्स की अगर बात करें उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, यानी कि यहाँ पर एक्सप्लोसिव होती है। अगला देखिए, स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? यानी कि स्वामी हरिदास जो जयंती है ये कहाँ पर मनाई जाती है? ये आपकी उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मनाई जाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपका वी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? यानी कि कौन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है? इसका अधिकार भारत की संसद के पास होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका सी के साथ। तो अब साथियों यहाँ पर हम लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन और उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो रीजनिंग का साथियों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि सत्यता को, यानी कि यदि सत्यता और बनावटी पर एक प्रश्न के दो युग्म शब्द हैं तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा? जिसका पहला शब्द है विशेषक। जैसे कि यहाँ पर सत्यता का संबंध बनावटीपन से है, उसी प्रकार विशेषज्ञ का संबंध किससे होगा? नौसिखिए से होगा, आवारा से होगा, पारखी से होगा या प्रतिनिधि से होगा? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप लोग आंसर लगाएंगे? तो अगर सत्यता की अगर बात करें तो एक तरीके से उल्टा यहां पर लग रहा है, यानी कि ये बनावटी पर। तो विशेषज्ञ का उल्टा क्या होगा? नौसिखिया होगा, यानी कि विशेषज्ञ नौसिखिया, यानी कि जिसे बहुत कुछ आता है। तो यहां पर साथियों जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। साथियों इतनी मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि जब हम बात करते हैं रीजनिंग की या रीजनिंग की अगर बात करें या आपकी बात करें मैथ करें, तो यहाँ पर मैथ में भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग में भी आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों आपके सिलेक्शन में 99% चांस हो जाएंगे कि अगर रीजनिंग में भी आपने 35% बिल्कुल 35 क्वेश्चन एकदम सही कर दिए और मैथ में भी आपने बिल्कुल सही कर दिए, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 70/70 का आपने स्कोप कर दिया तो 99% चांसेस हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के। क्योंकि सामान्य ज्ञान की अगर बात करें साथियों तो सामान्य ज्ञान मैक्सिमम आपको लगभग 30-32 क्वेश्चन ही आपके हो पाएंगे और 30-32 क्वेश्चन में आपके बहुत आराम में करवा दूंगा ताकि आपकी जो है तैयारी हो सके और यहाँ पर पूरा स्कोप मिल जाएगा। क्योंकि रीजनिंग मैथ में तो मेरा मानना है एग्जाम तक जो भी आपका मॉक टेस्ट चलेगा, फुल मॉक टेस्ट चलेगा, अगर इसको आप देख लेते हैं तो आपका इतना स्कोर बहुत आराम से हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें रीजनिंग और मैथ में आपका कितने 70 हो जाएंगे और यहाँ पर 50 की अगर बात करें तो 30 की अगर कैलकुलेशन कर ले तो 100 और 102 के आसपास आपका स्कोप हो जाएगा। यानी कि 120 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना है? कम से कम 100 क्वेश्चन आपको सही करना ही करना है सिलेक्शन के लिए। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, देखिए 55 से आपने पढ़ा होगा ए बी सी डी और ये कहाँ तक चलता जाएगा? ये जेड तक चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात की गई है विपरीत क्रम की, यानी कि विपरीत क्रम कैसे लिखोगे? जेड आ गया, वाई आ गया, एक्स आ गया और यहाँ पर डब्ल्यू आ गया, ये क्रम चलता जाएगा कहाँ तक? ए यहाँ पर आएगा। तो इसी को तो विपरीत कहेंगे। तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखे तो एन के दाईं और 8वां कौन अक्षर आएगा? तो मान लेते एन कहीं यहाँ पर होगा। अब एन से पहले कौन होता है? एन से पहले एम होता है और उससे पहले कौन होता है? उससे पहले एल होता है, फिर के होता है, फिर आपका क्या होता है? जे होता है, फिर आपका आई होता है। उसी प्रकार अगर बात करें एच होता है और एच से पहले क्या होगा? जी हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एफ हो जाएगा। कुल मिला के कहा गया है कि इनके दाईं ओर, यानी कि दाएं की बात की गई, यानी कि इसकी सीधे बात की गई, यानी कि एन के दाएं 8वां कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें नंबर पर साथियों कौन आया? एफ आया। तो 8वां अक्षर कौन सा होगा? एफ होगा।
आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जिनका भी आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। जो लोग बिल्कुल साथियों नए हैं उनको मैं बता दे सकता हूँ दाएं का मतलब क्या होता है। दाएं का मतलब होता है आपका सीधा हाथ, आपके सीधे हाथ पर चलना है। और बाएं की अगर बात करें तो बाएं का मतलब होता है कि बाएं का मतलब होता उल्टे हाथ पर आपको चलना है। तो ये बात आपको मालूम है तभी आपको इस टाइप की क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट समझ में आएंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल शून्य से उठाऊंगा और उस मुकाम तक आपको पहुंचाऊंगा कि जिस शिखर पर आपके जाने पर ही सिलेक्शन आपका होगा। चलिए, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ संख्याएं दी गई हैं। इनमें से एक संख्या अन्य तीन संख्याओं से अलग है। अलग संख्याओं को आपको पता करना है कौन सी है। ये 144 है, ये 196 है, 181 है, 121 है। तो मैं कह सकता हूं ये तो 12 का स्कोर है, ये 14 का स्कोर है, ये आपका 11 का स्कोर है। लेकिन ये किसी संख्या का स्कोर नहीं, तो अब नहीं है तो ये सबसे अलग वाला कौन सी संख्या होगी? ऑप्शन नंबर सी वाली संख्या होगी। यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे दी गई श्रृंखला में खाली जगह, बिल्कुल खाली जगह है साथियों। नीचे दिए गए संभावित उत्तर में से सही उत्तर को चुनिए। यानी कि पहले a प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस, यानी कि 1 1 2 बार है, और 5 प्लस 8 प्लस 13 प्लस आपको यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। अब इन दोनों को जोड़ने पर ये आया, और इन दोनों को जोड़ने पर ये नंबर आया, और इन दोनों को जोड़ने पर ये नंबर आया, इन दोनों को जोड़ने पर ये नंबर आया। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ने पर ये वाला नंबर आएगा। इन दोनों को जोड़ो, कौन सा नंबर आएगा? 23 और ये 2, यानी कि यहाँ पर ये आपका 21 आ जाएगा। यानी कि 21 कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल चाहती हूँ ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें राइट आंसर आपका क्या होगा, चलिए बताइए। यहाँ पर अगर बात करें कुछ चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अगर बात करते हैं, मान लीजिए आपके एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं। अब आपको कुछ नहीं पता है कि पूरब किधर है, दक्षिण किधर है, उत्तर किधर। तो आप किससे पूछोगे कि सर पूरब की तरफ 12 किलोमीटर चलाना है, तो आप किससे पूछोगे? मुझे बताइए। तो आप नहीं, आप क्या करेंगे, आप ये बना लेंगे ये चार्ट इतना, और आपका ऊपर जो होगा ये आपका उत्तर होगा, हमेशा ऊपर होगा, और नीचे हमेशा क्या होगा? नीचे आपका दक्षिण होगा, और आपके सीधे हाथ की तरफ क्या होगा? पूर्व होगा, और आपके इधर उल्टा क्या होगा? ये आपका पश्चिम होगा। ये चार बातें आपको मालूम होना चाहिए। और आपसे कभी बोला जाए कि उत्तर पूरब में 5 किलोमीटर चला जाए, तो ये उत्तर और ये हो गया। अब पूरब दक्षिण में चल रहा है तो ये आपका इधर चलाओगे, और ये आपका पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अब दो बातें मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था सीधा हाथ दायां की तरफ होता है। अगर हम लोग दाएं मुड़ते हैं तो हम सीधे हाथ की तरफ मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं तो हम लोग उल्टे हाथ की तरफ मुड़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पर अगर पश्चिम इधर है तो मान लेते हैं यहाँ पर आप हैं, और पश्चिम की तरफ आप उड़ोगे और यहाँ पर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे, और वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब दक्षिण आपका नीचे की तरफ है, 3 किलोमीटर चलवा दिया। फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ता है, यानी कि पूरब किधर है? पूरब आपका ये हो जाएगा, पूरब की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर ये आपका यहाँ तक आएगा। अब ये कुल मिलाकर 12, और ये आपका कुल मिलाकर 12, और ये है आपका कितना? 8। तो अब कितना हो जाएगा? उसके बाद वह अपने प्रारंभिक स्थल से थोड़ा सा मैं आपको बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं कि आपके समझ में आए। पहले वह 12 किलोमीटर चला, उसके बाद वह 3 किलोमीटर चला, फिर उसने 8 किलोमीटर चलाया, और उसके बाद क्या किया? वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, यानी कि आरंभिक स्थल इसका ये था, और वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, इसकी दूरी आपसे पूछी जा रही कि इसकी दूरी क्या है। अभी वो यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी पता करनी। इसकी अगर बात करें तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है 3 है। तो अगर ये 3 है और इसकी अगर बात करें तो ये 4 है, तो 8 यहाँ तक हो जाएगी, और ये कुल मिला के 12 है, तो ये 4 ही तो निकलेगी। तो 4 हो गई, ये 3 हो गई, और इसको हम लोग ट्रिपलेट मैंने आपको बताया होगा। एक तो होगा है आपका क्या? 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, और 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। यानी कि अगर एक भुजा दी है, दूसरी भुजा 4 है, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक 5 होगी। तो इसकी दूरी कितनी निकल कर आएगी? 5 निकल कर आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे मान लेते हैं एक ऐसा ट्रायंगल बनता है। मान लीजिए इसके एक के साइड 5 है, दूसरे के साइड 12 है, तो तीसरे के साइड ऑटोमेटिक 13 होगी। यानी कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी
है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा कि कल से पहले का दिन शुक्रवार है। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये क्या है, ये आपका आज है, और आज से पहले का दिन क्या होगा, आज से पहले का दिन कल होगा, और कल से पहले का कल दिन बताया जा रहा है वो दिन है आपका शुक्रवार। तो इस दिन आपके क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो शुक्रवार की अगर बात करें तो शुक्रवार आपका यहाँ पर हो जाएगी, और ये शनि, और ये आपका रविवार हो जाएगा। चलिए, यानी कि आज रविवार है तो पूछा जा रहा है कल के बाद का दिन बताइए। तो कल की अगर बात करें, कल आपका ये हो जाएगा, और कल के बाद कौन सा दिन होगा, कल सोमवार होगा, और कल के बाद कौन हो जाएगा, मंगलवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर आंसर जो जाएगा मंगलवार के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए, और यहाँ पर बताइए कौन सा चित्र है जलेबी, मिठाई और एवं खाने वाले योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन करती है। अब खाने योग्य वस्तु ये हो जाती है, मान लीजिए अब खाने योग्य वस्तुओं के अंतर्गत मिठाई आ जाएगी, और मिठाई के अंतर्गत चने जो जलेबी आ जाएगी, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आरेख बनेगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्न संख्याओं का अध्ययन कीजिए और उचित विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी कि 6 है, 3 है, उसके बाद 12 है, फिर 6 आ गया, फिर 24 आ गया एकदम से, और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यानी कि 24 के बाद कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 3 जो है, 6 में से 3 माइनस करेंगे, फिर एकदम 9 बढ़ा दिया गया, फिर एकदम 6 घटा दिया गया, तो ऐसे हो सकता है। 6 से बढ़ाया तो 12 हो गया। अब कुल मिला के इसका डबल किया गया, यानी कि 6 दूनी 12 हो जाएगा, और इसका डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसका डबल करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और आंसर आपका जो जाएगा किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि 12 जिनका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि ABZ है, उसके बाद BCY है, उसके बाद CDX है, फिर DEW है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से 3 लेटर आएंगे, A वाले, B वाले, C वाले, या फिर आपके D वाले, बताइए। देखिए यहाँ पर सीधा सिंपल सा लग रहा है कि A से B हुआ, B से C हुआ, और C से D हुआ है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर D की बात क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें, B से C हुआ है, C से D हुआ है, और D से E हुआ है, और E से क्या हो जाएगा, E के बाद आपका F आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें, अब आपका उल्टा हो रहा है, यानी कि Z से पहले Y, Y से पहले X, X से पहले W, और W से पहले क्या आ जाएगा, X आ जाता है। तो EFX कहीं पर लिखा हुआ है क्या, देखिए और बताइए साथियों, आपका राइट आंसर क्या होगा, देख लीजिए। देखिए W के बाद आता है X, मान लेते हैं, पहले आपसे पूछा जा रहा है, तो W तो होता है आपका 23 पर, यानी कि 22 पर कौन सा लेटर आता है, 22 पर V आता है। तो यहाँ पर X नहीं V होना चाहिए। तो EFV कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का घन किया जाए, यानी कि घन का मतलब क्या होता है, क्यूब किया जाए। जैसे मान लेते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि किसी संख्या का घन किया जाए तो उसमें से कौन से अंक इकाई स्थान पर आएंगे। इकाई स्थान अंक, यानी कि जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने एक संख्या लिखी, इसका इकाई का अंक पता है क्या होगा, ये इकाई का अंक होगा। आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 ऐसे पढ़ा होगा, तो इकाई का अंक ये कहलाएगा। तो कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि किसी संख्या का घन किया जाए। मान लेते हैं 2 का घन करते हैं तो ये आपका 8 आया, तो इकाई के स्थान पर 8 आया। 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा, तो 7 आ गया यहाँ पर। और 4 का घन करेंगे तो यहाँ पर 16 चौकू 64 आ जाएगा। और 5 का घन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ संख्या अंत में आएगी जरूर। तो यहाँ पर लेकिन कह रहा है कि किसी संख्या का घन करने पर हमेशा 1 आता है, नहीं। क्या हमेशा 8 आता, नहीं। क्या हमेशा 9, नहीं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि वो 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे कभी 8 आ गई, 7 आ गई, 4 आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पर 0 से 9 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। कुल मिलाकर जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए। बोला क्या जा रहा है, यहां पर अगर बात करें 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए और बताइए यहां पर राइट आंसर क्या होगा,
बताइए। देखिए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो ये साथियों 4 से नहीं विभाजित कर पाएगी, तो ये आंसर नहीं होगा। और मुझे बताइए क्या ये 4 से विभाजित हो जाएगा? ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 दूना 8 होता है, 3 जाएगा 30, यानी कि इस पर बात करें तो यानी कि ये 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो पाएगा। अगर इसकी बात करें 12 की, तो ये क्या 4 से विभाजित हो जाएगा? 4 एक कम 4, 4 दूना 8 और ये 32 और 54, यानी कि ये 4 से तो विभाजित हो जाएगा। अगर 16 से अगर बात करें तो 16 से ये विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 से हो जाएगा, तो क्या 16 से भी हो जाएगा? देखिए 16 से ये नहीं होगा। तो 16 पंचे 80 होता है, 16 छंग कितना होता है? 96। तो ये आपका नहीं होगा। कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 112 है, तो 4 से विभाजित पूरी तरीके से हो जाएगी और 16 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका जिनका भी आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आ चुका। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यहां पर एक ब्रैकेट की कमी है, एक ब्रैकेट हम लोग यहां पर लगा लेते हैं। चलिए यहां पर बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा कि आपने जो ब्रैकेट के अंतर्गत जो आता है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 की 1 से गुणा होगी 3 आ जाएगा, और इसकी 2 की 1 से गुणा होगी -2 आ जाएगा, और इसकी 3 दूनी 6 यानी कि 6 आ जाएगा। अब मिलेगा क्या? 1/6, यानी कि इस पूरे की जगह पर जो ब्रैकेट है यहाँ पर 1/6 आ जाएगा, और इसकी जगह पर 1/6 आ गया। गुणा लगा हुआ है 4/6, तो यहाँ पर 4/6 आ गया। अगर बात करें यहाँ पर भाग लगा हुआ है, भाग का निशान है 4/8 है। तो यहाँ पर एक रूल आपने देखा होगा, क्या? कभी भी भाग आ जाए और फिर आप क्या करो, उसको गुणा में बदल दो। गुणा में बदलने का फायदा ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। लेकिन एक और चीज़ आपको करना है, भाग के निशान को गुणा में बदलोगे तो यहाँ पर जो नंबर लिखे होंगे तो इनकी उल्टा पट्टी करोगे। जैसे कि 1/6 है तो 6/1 करोगे। अब जैसे गुणा में 4/6 था तो इसको 4/6 कर लेंगे। अब कुछ ना कुछ साथियों कटेगा, जैसे 6 से 6 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के इस पूरे को जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आया? 2/1 आया। तो कुल मिला के आपका 2 लिख सकते हैं। तो 2 ऑप्शन में भी है। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर इस क्लास की बात करें, ये क्लास अगर आप कहोगे तो डेली आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। जैसे भी कहीं से भी आपको ये क्लास प्रोवाइड होती रहती है। लेकिन आपको एक काम करना होगा, इस वीडियो को साथियों शेयर अगर आप करेंगे तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा, और मैं सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत मेहनत करूंगा। इतनी मेहनत करूंगा कि कुल मिला के 90% क्वेश्चन इन्हीं सारी क्लासों से आपको लाकर दिखा दूंगा आपके रियल एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पर अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ब्याज अलग होगा और इसका ब्याज अलग होगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है। साधारण ब्याज अगर पूछा जाए, दोनों का साधारण ब्याज क्या निकल कर आएगा? दोनों का साधारण ब्याज क्या निकल कर आएगा? तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है? जो भी राशि एक तरीके से होती है। राशि क्या है? 1440 है। मूलधन गुणा दर कितनी है? 5% है। और समय की अगर बात करें तो समय कितना है? 3 वर्ष आपको समय दिया गया है। इसको आपको डिवाइड करना होगा 100 से। तो साधारण ब्याज अगर हम लिख सकते SI, मूलधन कितना है? 1440 है, ठीक है, 1440 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब 1440 हो गया, दर कितनी है? 5% है, और समय कितना है? 3 वर्ष है दोनों के लिए। तो दोनों के लिए 3 वर्ष हो गया, बटे में क्या लिख दिया? 100। अब यहाँ पर कहा गया कि इसका भी मूलधन जोड़िए और इसका भी मूलधन जोड़िए। हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे बीच में। इसको ऐसा करिए, 1 सेकंड के लिए कट कर दीजिए। अब दूसरा वाला मूलधन देख लीजिए, 1650 है, 1650 हो गया। कितने दर से दिया जा रहा है? 4% की दर से लिया जा रहा है। 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, यानी कि 3 वर्षों के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि बटा में 100, इसको कैलकुलेट करोगे, इसका जो ब्याज आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे, इसका ब्याज आएगा। तो दोनों को आपस में जोड़ना है और बता देना है कि यहाँ पर किसको कितना ब्याज पड़ेगा। देखिए अगर बात करें, इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 की अगर बात करें तो 5 दो पंचे, अगर बात करें 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बचेगा? 72 गुणा 3 बचेगा। 72 गुणा 3 बच गया। चलिए अब इसको प्लस कर लीजिए। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये आपका 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा, 4 इससे कट होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। कुल मिला के अब आपके सामने ये आ गया इतना, यानी कि 33 गुणा 2 गुणा 3 आपके सामने आ चुका है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, क्या 3 दूना 6 आ जाएगा और 7 तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। चलिए अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 33 की गुणा 6 से करवा दो, 33 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 की गुणा हमें 6 से करवाना है, 6 कम 6, 6 तिया 18, ये 19, यानी कि 216 को जोड़ो और 198 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा, ये इतना आएगा, यानी कि यहाँ पर 11 का 1 और यहाँ पर 4, यानी कि कुल मिला के आपका दोनों का जो ब्याज निकल आएगा वो 414 निकल कर आएगा और 414 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। राम और मोहन की आयु में 8:3 का अनुपात, यानी कि राम की आय अगर 8 है तो यहाँ पर मोहन की आय जो है 3 है। अब 800 भी यहाँ पर 300 हो सकता है। कुल मिला के अनुपात आपको दे रखा है। कुल मिला के 8 इनकी है, 3 इनकी है, जो उनकी आयु में अंतर कितना है, 1000 का हो। मान लेते हैं इसको हम लोग 8x और इसको मान लेते हैं 3x। अब कहा गया है कि इनका अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी कि डिफरेंस। अब इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 5x। 8x में से 3x जाएगा, 5x बचेगा, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि इनका अंतर 1000 है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर 5x बराबर कितना है, 1000 है। तो 5x बराबर 1000, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 1000 बटे यहाँ पर 5 हो जाएगा और इसको और कैलकुलेट करेंगे 5 दूना 10 और ये आपका 20, यानी कि x का मान हमें मिल गया है जो कि कितना है, 200 है। अब यहाँ पर पूछा क्या था कि राम की आय क्या है, राम की आय 8x है, यानी कि x का मान है 200 और 8x की वैल्यू आपको निकालना है। तो 8 गुणा 200 आपका हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। अब 8 दूना यानी 1600 हो जाएगा, 2 0 आप लगा देते हैं तो यहाँ पर 1600 राम की आय निकल कर आ जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर पूछते मोहन की आयु कितनी है तो मोहन की आयु 3x है और x बराबर 200 है और 200 गुणे 3 कितना हो जाता है, ये आपका 6000 हो जाता और यहाँ पर 6000 निकलती मोहन की आयु। तो दोनों बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कह रहा चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो अब यहाँ पर दो बातें हो रही हैं। सबसे पहले अगर बताएं इस टाइप से पहले टाइप से फिर दूसरे टाइप से, दूसरा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ये बताऊंगा। चीनी का भाव है, कह रहा आटे का भाव, कहीं कहेगा दाल का भाव, तो कुछ भी कह सकते हो। चीनी का भाव 40% बढ़ जाता है तो कुल मिला के यहाँ पर 40 गुणा 100 लिख लेना, यानी कि जितने प्रतिशत बढ़ता है तो 40 गुणा 100 कर दोगे। अब यहाँ पर क्या 40% बढ़ा तो यहाँ पर 100% का 40 कर दो, यानी कि 40 गुणा 100 और 100 प्लस 40 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल, 2 से 14 और यहाँ पर आ जाएगा 200, यानी कि यहाँ पर 200/7 आ जाएगा। अब इसको और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 7 तक कम 7 और यहाँ पर 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 7 दूना ये 14 हो जाएगा, कितना बचा, 6 बचा, 7 7 49, 7 8 57 56 बचा कितना, 4। तो यहाँ पर वो 4 यहाँ पर आ जाएगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े तो यहाँ पर जो इतने प्रतिशत जो उपभोग कम कर दे, यानी कि 28 सही 4/7% कम कर दे। तो अब यहाँ पर हम आपको और एक तरीका बताते हैं कि अगर सवाल ऐसा आ जाए कि चीनी का भाव 40% घट जाए, यहाँ पर बढ़ जाने की बजाय यहाँ पर घट जाए, तो पूछा जाएगा कि यहाँ पर कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा दे, यहाँ पर बढ़ा दे कर दिया जाएगा ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो कुल मिला के 40 गुणा 100 यहाँ पर लिखा था तो 40 गुणा 100 यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर 40% बढ़ जाए तो नीचे 100 प्लस 40, और लेकिन यहाँ पर 40% घट जाए तो यहाँ पर 100 - 40 कर देना है। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 4000 आ जाएगा और नीचे 60 आ जाएगा। अब बढ़ जाए कहा जाए तो इसको कैलकुलेट करोगे, घट जाए तो इसको कैलकुलेट कर दोगे, तो बढ़ जाए इसको, घट जाए तो इसको। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। अब एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन कितना है, 21 किलोग्राम है। तो मैं कह सकता हूँ कि 20 छात्र हैं और यानी कि 20 छात्रों का औसत वजन कितना है, 21 किलोग्राम है।
तो अगर हम ये कहें कि 21 छात्रों का कुल मिला के वजन कितना है तो कैसे निकालेंगे, तो 20 की गुणा 21 से कर देंगे तो यहाँ पर कुल वजन मिल जाएगा। 21 दूना आपका 42 होता है, जीरो लगा दो जीरो। तो यहाँ पर अब मैं कह सकता हूँ कि 20 छात्रों का टोटल वजन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो 420 निकलेगा। अच्छा, उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पर अध्यापक का वजन भी अगर इसमें शामिल कर दिया जाए, यानी कि 20 तो छात्र थे लेकिन उसमें अगर एक अध्यापक भी आ जाते तो टोटल 21 लोग हो जाते हैं। तो जब अध्यापक उसमें शामिल हो जाते हैं तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक बढ़ जाता है, यानी कि सिर्फ बच्चों का वजन तो सिर्फ 21 किलोग्राम औसत, लेकिन अगर अध्यापक को भी शामिल कर दे तो यहाँ पर 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि इनका औसत हो जाता है 22। अब समझिए असली बात को, देखिए 20 छात्रों का टोटल वजन कितना था, इसकी गुणा की 420 आ गया। अब अगर बात करें यहाँ पर इनका टोटल वजन कितना हो जाएगा, 21 की 22 से गुणा करो तो 21 की जब 22 की से गुणा करेंगे, 21 गुणा 22 करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे भी आपका 42 हो जाएगा, 2 6 4, यानी कि ये आपका मैं कह सकता हूँ 21 लोगों का कुल मिला के वजन कितना है, 462 हो जाता है। अच्छा, पूछा क्या गया था कि अध्यापक का वजन आपसे पूछा गया था, तो इसमें अध्यापक तो नहीं है, तो 420 में अध्यापक नहीं है लेकिन 462 में अध्यापक हैं। तो यहाँ पर जो ये जितना नंबर एक्स्ट्रा है इससे उतना अध्यापक का वजन ही तो होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 462 में से अगर हम 420 को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना 42 किलोग्राम मिल जाएगा। ये किसका वजन होगा, ये आपका अध्यापक का वजन होगा। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए 30 और 40 का लासा आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 20 नंबर लिख लेंगे और यहाँ पर 30 नंबर लिख लेंगे, 42 नंबर लिख लेंगे, यहाँ पर 2 से कट करें 15 आ जाएगा और यहाँ पर 21 आ जाएगा। 3 से कट करें तो ये आपका 3 से 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 3 से 21 हो जाएगा। अब इसको फिर से 7 से कट करते हैं, 5 से, 5 से कम 5, 7 कटेगा नहीं 7, फिर 7 से तो यहाँ पर 1 कम, यानी कि ये आपका कितने नंबर आए यहाँ पर, इतना है 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 7। अब इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 7 पच्चे कितना होता है आपका 35 हो जाएगा। 35 की अगर बात करें 3 दूना 6 हो जाएगा और ये आपका 6 पंचे 30 हो जाएगा। और 30 सत्ते कितना होता है, 30 सत्ते आपके होता है 21, यानी कि 210 होते हैं। तो इसका लासा कितना निकलेगा, 210 निकलेगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं 210 है नहीं, तो कुल मिला के ई वाला आप डालेंगे कि 210 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्लास को देखने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इस क्लास को खुल के शेयर करेंगे, क्योंकि आपका ये पहला मॉक टेस्ट सभी के लिए है और धीरे धीरे मैं आपको लेवल को बढ़ाता जाऊंगा धीरे धीरे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आप अगर कोई भी आपको शून्य से तैयारी करना चाहते हैं, कि बिल्कुल बेसिक से आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो इसमें आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपको तैयारी भी आपकी कंप्लीट होती जाएगी। कुल मिला के आने वाले एक सप्ताह में आप देखेंगे कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका होगा। लेकिन अगर आपका प्यार इस वीडियो पर मिला तो ये वीडियो आपकी और जो है लेवल वाइज बढ़ जाएगी। देखिए, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक कितने थे, यानी कि एक के नंबर कितने थे, ये आपके 72 मिले थे और दूसरे को 60 मिले। पहले को 72, दूसरे को 60, तीसरे को 63 और चौथे को यहाँ पर कितना मिला 65। तो उनका आपको औसत, यानी कि उन नंबरों का, उन प्राप्तांकों का औसत क्या होगा। औसत अब होता क्या है, औसत एक तरीके से आपका एवरेज होता है, यानी कि जितने भी नंबर होते हैं उनको जोड़ दो और उनको जोड़ने के बाद उस संख्या से भाग कर दो जितने वो नंबर हैं। यानी कि ये कितने नंबर है, 1 2 3 4, यानी कि 4 से भाग कर दोगे टोटल को, तो क्या निकल कर आएगा, औसत निकल कर आएगा। तो यही काम कीजिए, सबसे पहले इसको आप जोड़ लीजिए, लिखे या ना लिखे, लिख देते हैं। चलिए 72 प्लस 60 प्लस 63 प्लस आपका 65, ये आपका हो जाएगा। अब भाग किससे देना है, कितने टोटल है, 4 नंबर है टोटल। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 और 8 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, एक हासिल लगेगा और ये आपका 6 और 6 12 और एक 13, 13 और 6 ये आपका 19, 19 की अगर बात करें तो 19 और 7 कितना हो जाएगा 26 हो जाएंगे, यानी कि 26। अब इसको 4 से कट कर दीजिए। अब इसको कट कर 4 कम 4, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, यानी कि ये आपका 20, 4 पंचे 20, यानी कि कहा जाए तो चारों संख्याओं का जो औसत निकल कर आएगा वो 65 निकल कर आएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले हम लोगों ने जीएस के कितने क्वेश्चन देखे, 50 क्वेश्चंस देखे। और उसके बाद अगर बात करें रीजनिंग की, हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे, 10 क्वेश्चन देखे। और मैथ के कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देखे। तो वैसे तो हमने एग्जाम में देखा है होगा कि आपने जो है मैथ में और रीजनिंग में भी 35, वरना यहाँ पर अगर 35 क्वेश्चन लेता तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है आपके लिए, और आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपने अगर आपका प्यार रहा, आपका साथ रहा, तो 35 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग और मैथ के। तो अब देखिए आज की इस क्लास का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर अगर बात करें, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो राम ये हो गए और श्याम ये हो गए, और दोनों मिलकर के ये काम करते हैं तो 8 काम टोटल करते हैं। लेकिन राम अगर अकेले उसी काम को करता है तो वो 14 दिन में काम कर देता है। तो ये 14 दिन में कर देता है। तो अकेला श्याम अगर काम को करे, अकेला श्याम अगर उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे टोटल पूछा जा रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो एक आप ऐसा नंबर लेंगे जो आपके 14 के पहाड़े में भी आए और 8 के पहाड़े भी में आए। आपको ये मालूम करना होगा ये आप नंबर कहाँ से लाएंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, 14 एकम 14 और 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चक्कू 56, यानी कि 56 8 के पहाड़े में भी आता है, और 8 चंग 48 और 8 सत्ती 56 हो जाएगा, और 14 चक्कू कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम बात करें, इसका मतलब ये है कि आर अगर एक दिन में 4 काम करता है तो आर और एस यानी कि राम और सुरेश दोनों मिलकर या श्याम दोनों मिलकर 7 काम करते हैं। यानी कि मैं कह